बागवान साथियों नमस्कार। आज मैं हूँ नेवा प्लांटेशन में। जैसा कि आप मेरे आसपास देख ही पा रहे हैं, ये ब्लूबेरीज के प्लांट्स है और आज मैं यहाँ पर आई हूँ ब्लूबेरीज के बारे में जानकारी गेन करने और आप लोगों के साथ शेयर करने। तो मेरे साथ आज है नेवा प्लांटेशन के असिस्टेंट जनरल मैनेजर उमेश ठाकुर जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे पूरा ब्लूबेरीज के बारे में। तो सबसे पहले उमेश ठाकुर जी से मेरा ये सवाल है कि आप थोड़ा सा नेवा प्लांटेशन के बारे में मुझे बताइए और बाकी फार्मर्स को भी बताइए। नमस्कार मैडम, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आप नेवा प्लांटेशन में आए हैं। जैसे कि मैं आपके माध्यम से बागवान भाइयों को बताना चाहता हूं कि नेवा प्लांटेशन जो है 2003 में एस्टेब्लिश की गई थी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के गोपालपुर नामक स्थान पे, और हम फर्स्ट ब्लूबेरी प्लांट प्रोड्यूस्ड थ्रू टिश्यू कल्चर कंपनी है इंडिया में। प्लांट्स है वो टिश्यू कल्चर रेज्ड प्लांट है। तो जैसा कि आपने बोला कि आप जो है टिश्यू कल्चर पर काम कर रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि अभी तक जितने भी इंडिया में अभी तक ब्लूबेरीज के प्लांट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्टेड प्लांट्स ही हम काफ़ी सारे फार्मर्स लगा रहे हैं। तो इसमें क्या डिफरेंसेस है, जो बाहर से हम प्लांट्स को मंगवाते हैं और जो यहाँ पर खुद से आप बना रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली होता क्या है कि जो प्लांट्स ब्लूबेरीज के हैं वो बेसिकली रेज्ड टिश्यू कल्चर के थ्रू ही होते हैं। जो फॉरेन में भी टिश्यू कल्चर के थ्रू होते हैं, यहाँ पे भी। बट जो इंडियन कंडीशन में जो प्लांट तैयार किए गए होते हैं वो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से ज्यादा मोर स्टेबल है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि जो इम्पोर्टेड प्लांट है वो यहाँ आने पे उनको टाइम लगेगा अडेप्टेबल होने में, जबकि जो प्लांट यहाँ टिश्यू कल्चर के थ्रू रेज्ड किए गए हैं वो यहाँ हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन में ज्यादा अच्छे से सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आऊंगी मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे। देखिए, जो फार्मर्स है अगर वो ब्लूबेरीज लगाना चाहे तो सबसे पहले तो कितने लैंड में किस हिसाब से प्रॉफिट, जैसे अगर हम बीघा के हिसाब से देखें तो कितने बीघा में कितने प्लांट्स लगा करके कैसे प्रॉफिट हम इससे ले सकते हैं, और क्या इसकी मतलब कितना कॉस्ट इसका जाएगा, और कब फार्मर इससे कितने समय के बाद आपका प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकते हैं? एक बार थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएं। जैसे आपने एक बीघा के रिगार्डिंग मुझसे पूछा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली जो इस प्लांट को हम 1 मीटर की स्पेसिंग पे आराम से लगा सकते हैं। 1 बीघा में आप आराम से 600 पौधे लगा सकते हैं, और उन 600 पौधों के लगाने की लागत 800 से 1000 रुपए एक पौधे की है। तो ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट जो आपकी कॉस्ट लगेगी वो 6 लाख के आसपास लगेगी। बट आने वाले तीसरे वर्ष में आप हर पौधे से 2 किलो फ्रूट ले सकते हैं, और वही 2 किलो फ्रूट आपका 1000 रुपए प्रति किलो बिकता है। तो आने वाले वर्ष में आप तीसरे वर्ष में 2000 प्रति प्लांट जो है रिटर्न वापस ले सकते हैं। तो जो आपकी लागत पहले साल में 6 लाख रुपए लगी है, वो आने वाले तीसरे वर्ष में आप 12 लाख रुपए की रिटर्न उनसे ले सकते हैं। तो फार्मर तीसरे वर्ष में जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकता है। और आपने बीघा का तो बता दिया, पर एकड़ में आपका किस तरह का रहता है, एक बार इसका भी बता दीजिए। 1 एकड़ में हम आमतौर पे 3000 पौधों को आराम से लगा सकते हैं, और उन पौधों को लगाने की लागत इनिशियली 30 लाख के आसपास आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रति पौधा जो है 2 किलो फ्रूट निकलेगा, और तो आने वाले तीसरे वर्ष में 1 एकड़ से हम जो है 60 लाख की इनकम को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि 2 गुनी है हमारी लागत से। जी जी जी। 3 इयर्स में आपका थर्ड ईयर में और हाँ, 3rd ईयर में आपका फुली आ जाएगा पूरी अपने जो क्रॉप है उसके ऊपर। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जैसे आपने 1000 रुपए के हिसाब से आपने बताया कि इतना, तो मतलब इतना नॉर्मल है कि आपके बाजार में। हाँ, ये जो मैंने आपको 1000 रुपए का रेट बताया, ये मिनिमम रेट बताया मैंने। बाकी जो वैरायटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो मार्केट में अर्ली आती हैं, कुछ लेट हैं। यदि जो वैरायटीज मार्केट में जल्दी आएगी उसका रेट आपको हायर मिलेगा, तो वो आप 1500 रुपए किलो के आसपास भी बेच सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मिनिमम आपको बताया गया है, इतना आपको प्रॉफिट जो है इससे होने वाला है। बिल्कुल। आगे हम बात करेंगे इसमें कि क्या क्या इसके लिए फर्टिगेशन क्या इम्पोर्टेंट है, फिर वाटरिंग कैसी है। तो इसी वीडियो में आगे तक आप बने रहे और इनसे इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे, और एक तरह से आपको ब्लूबेरीज किस तरह से आप लगा सकते हैं पूरा इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगला सवाल मेरा आपसे है कि जैसे ब्लूबेरीज है, इसको हम, इसकी जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। तो क्यों इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है, इसमें ऐसा क्या है? एक बार थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली ना ब्लूबेरीज को सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लूबेरीज जो ना बेसिकली आपकी एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन रिच है। और जो होता क्या है कि हमारी बॉडी में ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, उनके कारण क्या होता है, हमें जो कैंसर होता है या फिर हमें हार्ट डिजीज होती हैं, वो बेसिकली उन स्ट्रेस के कारण होती हैं। तो ब्लूबेरीज में जो है जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में होते हैं, वो ब्लूबेरीज का जो एंटीऑक्सीडेंट रिच है वो उन चीज़ों को कैंसिल करती है, और हमारे हार्ट को हेल्थी रखने में, हमारी ब्रेन को हेल्थी रखने में, और जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी कंट्रोल करती है।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन और मेडिसिनल वैल्यूज़ होने के कारण इसको जो है सुपर फूड कहा जाता है। हाँ, इसलिए इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसका मार्केट में रेट भी बहुत ज़्यादा है। फिर अगला सवाल आ जाता है, जैसे सेब की हम बात करें तो जैसे सेब में हमारे पास अलग अलग वैरायटीज़ है, गाला है, रेड डिलीशियस है, और उसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे कुछ जैसे रेड डिलीशियस है वो जैसे जहाँ पर चिलिंग आवर्स पूरे होते हैं, हायर एलिवेशन में वो ज़्यादा लगती है, और गाला हमारा जो लोअर एलिवेशन है जहाँ पर काफ़ी कम ठंड होती है तो वहाँ पे भी ऐसा हो जाता है। तो क्या इसमें भी ऐसी वैरायटीज़ है? अगर है तो कृपया करके उनके बारे में बताएं, और उसके क्या क्या नाम है, और किस वैरायटी की क्या क्या चिलिंग रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लूबेरीज में डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ हैं जी। ब्लूबेरीज में 0 चिल, लो चिल, मिड चिल और हाई चिल वैरायटीज़ हैं। तो वो अपने चिलिंग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उनको प्रेफरेबल जोन्स हैं और रीजन्स हैं। यदि हम उन वैरायटीज़ को वहीं पे ग्रो करेंगे तो वो सक्सेसफुली बड़े अच्छे से ग्रो की जा सकती है। जैसे मैं 0 चिल की बात करूं तो वेलोक्सी की वैरायटी ऐसी है जो 0 चिल है। उसे हम जो हमारा मैदानी इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है वहाँ पे इजीली उसको ग्रो कर सकते हैं। और जो मिड चिल वैरायटीज़ हैं उसमें मिस्टी है, एमराल्ड है, शार्प ब्लू है, उसको हम जो हमारे मध्य तटीय इलाके जहाँ पे चिलिंग रिक्वायरमेंट 150 से 200 चिलिंग आवर्स है वहाँ पे आराम से ग्रो कर सकते हैं। और हाई चिल वैरायटीज़ में स्पार्टन है, लिबर्टी है, ड्रैपर है, ड्यूक है, इन वैरायटीज़ को हम हायर एलिवेशन में जहाँ पे चिलिंग रिक्वायरमेंट 800 से 1000 है वहाँ पे आराम से सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। तो अच्छा, जैसे आपने वैरायटीज़ के बारे में बताया, वैसे एक तरह से कहा जाए तो सभी जगह के लिए अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास ब्लूबेरीज में रहते ही है ना जी। तो दूसरी चीज़ क्या कि इसमें क्या ऐसा है, जैसे आपने बताया लो चिल वैरायटीज़ है, हाई चिल और मिड चिल वैरायटीज़ जो है, इसमें जैसे फ्रूटिंग में कोई डिफरेंस आता है, या फिर जैसे कोई जैसे वर्टिकली ग्रो करता है, या फिर शेप में इसमें कोई फ़र्क है, जैसे लो चिल जो ये वैरायटीज़ डिफरेंट है? तो जनरली मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लूबेरी में जो बाइफिकेशन है वो 2 टाइप से है। एक साउदर्न ब्लूबेरीज हैं, एक नॉर्दर्न ब्लूबेरीज हैं। दो साउदर्न ब्लूबेरीज हैं वो बेसिकली मिड चिल और लो चिल वाली वैरायटीज़ हैं। वो जनरली उनमें सिर्फ एक वैरायटी को छोड़ के मैक्सिमम वैरायटीज़ की ग्रोथ अपवार्ड है। जो हमारी एमराल्ड वैरायटी है वो थोड़ा वाइड स्प्रेडिंग है और वो उतना ऊपर नहीं जाती है। जैसे कि ये वैरायटी हमारी लेगेसी वैरायटी है, ये अपवार्ड काफ़ी ज़्यादा जाती है। और जो हमारी नॉर्दर्न बुशीज होती हैं वो हाई चिल वैरायटीज़ जनरली होती हैं, और वो उनको हम ठंडे क्लाइमेटिक जोन्स में लगा सकते हैं, और वो जो होती हैं कोल्ड रेजिस्टेंट भी होती हैं। जबकि जो साउदर्न बुशीज हैं वो थोड़ा उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है कोल्ड और फ्रॉस्ट इंजरी ना हो, हमें ये चीज़ों का ध्यान उनमें रखना पड़ता है। जी ठीक है। इससे रिलेटेड मेरा एक और सवाल आपसे है कि जैसे हमारा फ्रूट है उसको राइप होने के लिए, जैसे जो लो चिल वैरायटीज़ है, तो मतलब जैसे सेब के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो उसके लिए कहा जाता है कि धूप का होना ज़रूरी है और रातें ठंडी होना ज़रूरी है। तो क्या ब्लूबेरीज में भी इस तरह का कुछ क्लाइमेट ज़रूरी होता है? तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लूबेरी में बेसिकली एक सन लविंग प्लांट है, इसको 6 से 8 घंटे की फुल सनलाइट की ज़रूरत है। हाँ, वैरायटीज़ जो है डिफरेंट टाइप्स में राइप होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर चिलिंग रिक्वायरमेंट्स। जो आपकी लो चिल और मिड चिल वैरायटीज़ होंगी उनकी फ्लावरिंग पहले आती है और वो राइप भी पहले होती हैं। जो हमारी हाई चिल वैरायटीज़ हैं उनमें फ्लावरिंग अप्रैल के आसपास आएगी और जून तक उसकी फ्रूटिंग कंप्लीशन होगी। जबकि जो लो चिल वैरायटीज़ हैं उनमें फरवरी में फ्लावरिंग आ जाती है और वो अप्रैल लास्ट या मई 15 तक जो है फ्रूट हार्वेस्ट उनमें हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक और क्योंकि वैरायटी के बारे में हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं तो एक और सवाल मेरे दिमाग में है। देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, ये आई थिंक एंथर है जिससे आपका पोलन अंदर एंटर करता है। तो जैसे हम इसमें फ्लावरिंग होती है तो ये भी, इसमें भी पॉलिनेशन होता होगा, तो क्या सेल्फ पॉलिनेटेड है, कैसे ये काम करता है? बेसिकली ब्लूबेरी प्लांट्स जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, बट स्टिल उनको पॉलिनेशन की ज़रूरत है या इंटरक्रॉपिंग की ज़रूरत है विद डिफरेंट वैरायटीज़। यदि हम डिफरेंट वैरायटीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो हमारी हायर यील्ड आएगी। और जो बम्बल बीज हैं या फिर हनी बीज हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। ओके, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपका फ्लावरिंग के लिए या फ्रूट सेटिंग के लिए आपका वैरायटीज़ आपके पास 2-3 होनी चाहिए, एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं। बिल्कुल है, जनरली सेल्फ पॉलिनेटेड, बट अगर हम डिफरेंट वैरायटीज़ लगाएंगे तो वो बेटर फ्रूटिंग में, यील्ड में हेल्प करेगी, क्रॉप में भी और आपका साइज इत्यादि में भी। और दूसरी चीज़ ये कि
पॉलिनेटर्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी, तो एक तरह से कहा जाए तो सेब की तरह ही कुछ सिस्टम यहाँ पर है, बस फ्लावर की जो शेप है वो थोड़ी सी अलग होती है, तो आप इसको एकदम ऐसे ही मान करके चल सकते हैं। चलिए फिर अगले सवाल पर अपने हम चलते हैं। तो जैसे हम सेब के पौधे में देखते हैं, जैसे हमने पौधा नया लगाया, उसके बाद उसको हम बच्चे की तरह पालते हैं, मतलब उसमें से नई ब्रांच कहाँ से निकालनी है, कैसे निकालनी है, फिर फ्रूट के बड्स तैयार हम करते हैं। तो आई थिंक जो ब्लूबेरीज है उसका भी कैसे कैनोपी कैसे हम बनाएंगे इसकी, और फिर इसमें किस तरह से हम इस चीज़ को देखते हैं कि क्या हमें फ्रूट्स ज़्यादा चाहिए या फिर कहाँ पर इसमें फ्रूट आता है। जैसे एप्पल में तो बड होता है, लेकिन इसमें कहाँ पर फ्रूट आता है और इसकी प्रूनिंग कैसे की जाती है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पौधा जो है सेकंड ईयर का पौधा है। तो इनिशियली क्या होता है, हम इसको ट्रेन करते हैं और हमें ट्रेन करना होता है नीचे से कि नंबर ऑफ केन्स, जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ केन्स बॉटम से आपकी ये होंगी उतनी ही आपकी फ्रूट यील्ड इंक्रीज होगी। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे फ्रूट हमेशा आपके टर्मिनल पोर्शन में ही होगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि इनिशियली फर्स्ट 2 ईयर में हमें प्लांट को ट्रेन करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ केन्स में। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे इस प्लांट में 10 से 12 केन्स हैं। तो अर्लियर स्टेजेस में हमें यही करना होता है कि हमें नंबर ऑफ केन्स इंक्रीज करनी है। जैसे कि आने वाले वर्ष में तीसरे से चौथे साल में ये सारी केन्स जो है मैच्योर हो जाएगी, तब हम इसको प्रून करेंगे। प्रूनिंग करने का आसान सा मेथड है इसमें कि हम इसमें जस्ट 30 से 35 सेंटीमीटर तक हाइट पे एक नॉर्मल कट लगाते हैं, फिर आने वाले समय में नई केन्स को जो है डेवलप करते हैं और हमेशा फ्रूटिंग आपकी टर्मिनल पोर्शंस में ही आएगी। जी, बाकी थोड़ा सा यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, जैसे यहाँ से ये आ रहा है, ये आई थिंक रूट से ही निकल रहा है। जो नंबर ऑफ केन्स आपकी होंगी वो जड़ से ही आएगी, आपकी रूट से ही आएगी। फिर दूसरी चीज यहाँ पर है, आपने बताया जैसे आपने कट के प्रूनिंग के बारे में बताया, तो आपने यहाँ पर अगर आप थोड़ा देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपने कट लगाया हुआ है, तो यहाँ से ये निकला हुआ है, तो इसमें भी आपका फ्रूट आएगा कि जो सिर्फ नीचे से आ रहा है उसमें ही नहीं, फ्रूट तो आपकी जो भी नई ब्रांच होगी उसके नए टर्मिनल पोर्शन में आएगा, चाहे वो ब्रांच आपने जहाँ से प्रून किया है वहां से आए या बॉटम से आए। जैसे आप देख पा रहे होगे ये ब्रांच आपकी बॉटम से आई, इसमें भी फ्रूट है, और ये यहाँ से कट लगाया गया है, इसमें भी फ्रूट है। तो इसमें हमेशा फ्रूट्स आपके कह सकते हैं कि यहाँ टर्मिनल पोर्शन में ही आएगा। और ये आप देख पा रहे हो जैसे 2 साल का पौधा है और इसमें देखो कितनी ज्यादा फ्रूटिंग है अभी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, जैसे सेब में हमें ब्रांचेस को बैंड करना होता है, उस तरीके का नहीं है। जस्ट हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि 5वीं 6ठी साल में जो हमारी ये केन्स हैं इनको रिन्यूअल पे डालना पड़ता है। तो इनकी प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो 5 से 6 साल होती है जनरली। 6 साल बाद ये टोटली मैच्योर हो जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी, तो हमें इनको कट करना होता है और नई केन्स को जो है ग्रो करना होता है। हम यहाँ पे कहाँ पे कट लगाए, अगर हम 5वीं 6ठी साल में है तो हमें प्रॉपर यहाँ से कट करना पड़ेगा बॉटम से, क्योंकि हमने उसकी प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है 5-6 साल में। तो नई केन्स को हम फिर जो जिस तरीके की ये केन्स बॉटम से चली है इस तरीके की केन्स को हमने डेवलप करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कट लगाया तो जो नए शूट्स है वो मिट्टी के अंदर से रूट के थ्रू आएंगे? बिल्कुल, वो नीचे से ही निकलेंगे। ओके, एक तरह से नई शुरुआत करेंगे जी। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे यहाँ पर काफी सारी ब्लूबेरीज तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, तो इसको हम हार्वेस्ट कैसे करते हैं, इसका हार्वेस्टिंग करने का क्या तरीका रहता है, एक बार मुझे। ब्लूबेरीज को हार्वेस्ट करने का एक आसान सा तरीका है कि जो भी हमारी ब्लूबेरीज पक गई होती है उनका कलर जो है ब्लू कलर हो जाता है, उन्हें जस्ट हम यूं हल्का सा अंगूठे से दबाएंगे और ये इस तरीके से ब्लूबेरी जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप भी एक हार्वेस्ट करें और इसको टेस्ट करें और हमें बताएं कि इसका टेस्ट कैसा है। हाँ बिल्कुल, ये है यहाँ पे। बिल्कुल। ओ, ये तो बहुत इजी था हार्वेस्ट करने के लिए। आप इसको टेस्ट करके बताएं कि किस तरीके का टेस्ट है ब्लूबेरीज का। जी बिल्कुल। ना बहुत ज़्यादा सार है ना बहुत ज़्यादा मीठा है, बिल्कुल बहुत टेस्टी मुझे लगा। मैंने फर्स्ट टाइम वैसे ब्लूबेरी ट्राई की है, तो बहुत मुझे तो खुद से बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट, और अंदर से ग्रीन कलर की होती है, राइट? बिल्कुल जी। तो जैसे हमारे फार्मर्स ने ब्लूबेरी उगा दिया है, उनका फ्रूट ये राइप भी हो चुका है आपका, लेकिन इसको बेचेंगे कैसे, बेचने का क्या प्रोसेस है? अगर किसी ने फर्स्ट टाइम, मान लीजिए मैंने ही फर्स्ट टाइम लगाया है, तो किस तरह से आप इसका प्रॉपर कुछ होगा ताकि जो इसका रियल वैल्यू है वो फार्मर को मिले? जनरली क्या है, ब्लूबेरीज को हार्वेस्ट करने के बाद हम इस तरीके से, जब मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हार्वेस्ट करके हम इस तरीके के पनेट्स में 125 ग्राम के पनेट में इसकी पैकिंग करते हैं और मार्केट में सेल आउट करते हैं। जो भी आपकी वैरायटीज अर्ली इन द मार्केट है, ये 125 ग्राम का पनेट ऑलमोस्ट 250 से 300 रुपए में इसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो यही मैंने आपको बताया था पहले भी कि 1 किलो का जो फ्रूट है वो 1000 रुपए मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट 1500 रुपए किलो तक जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके की पैकिंग में जो है फ्रूट को जनरली मार्केट तक जो है भेजा जाता है। जी,
तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे फार्मर ने सब कुछ कर लिया है, अपना मतलब मन बना लिया है इसको, तो सबसे पहले प्लांटिंग मटेरियल आ जाता है। दूसरी चीज़ कि इसको हम कैसे लगाते हैं, मतलब इसको हम क्या प्रॉपर, जैसे सेब का पौधा तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, तो क्या ब्लूबेरीज को भी हम किसी मिट्टी में लगा सकते हैं, और किस तरह से हम इसको लगाते हैं, और जो इसका रॉ मटेरियल कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास बैग्स में ही लगे हुए हैं, तो इसमें जो चीज़ क्या यूज़ हुई है, कृपया करके इसके बारे में भी एक बार थोड़ा जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो इस टाइप का प्लांट जो है हम सेलेबल करते हैं। ये प्लांट जो है 1 से 1.5 साल का होता है। बेसिकली ब्लूबेरीज को अभी ऑन कमर्शियली जो है आपका मीडिया में जो हम यूज़ करते हैं वो कोकोपीट और कोको चिप्स है। बट हाँ, हम ब्लूबेरीज को सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, परंतु हमें उस कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। हमें सॉइल्स को जो है सल्फर से ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि ब्लूबेरीज जो है बेसिकली एसिडिक सॉइल या एसिडिक मीडिया में ग्रो की जाती है, जिसकी पीएच 4.5 से 5.5 के आसपास है। तो यदि हमें मिट्टी में लगाना है तो हमें 5-6 महीने पहले से ही लैंड प्रिपरेशन करना पड़ेगी, और उसमें भी हमें कुछ प्रतिशत कोकोपीट और कोको चिप्स का लगाना पड़ेगा, और हमेशा रेज्ड बेड में ही ब्लूबेरी लगेगी। यदि हम दूसरे मीडिया की बात करें तो ये जैसे देख रहे हैं कि ये मीडिया जो है कोकोपीट और कोको चिप्स है, हम इसमें जो है ब्लूबेरी का प्लांट लगाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम जो है ब्लूबेरी का प्लांट इसमें लगाएंगे। ये हमारे साथ अरविंद जी हैं, ये फील्ड सुपरवाइजर है, और ये बताएंगे कि किस तरीके से इस प्लांट को निकाला जाता है। जैसे कि हम जब इस प्लग को यूं निकालते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इसमें सारे में रूट जोन कितने अच्छे से होता है। तो ये प्लांट जो होता है, ये इस टाइम हम प्लांटेशन करेंगे तो नेक्स्ट आने वाले फ्रूटिंग सीजन में जो है ये फ्रूट देगा। और जो ये मीडिया की कंपोजिशन है ये 50:50 है। इसमें 50% हमारा कोकोपीट यूज किया गया है और 50% जो है कोको चिप्स किया गया है जी। इस तरीके से प्लांट को लगाने के बाद हमें इसे हल्का सा दबाना होता है जी। और हमें हर रोज इसमें 1 लीटर वाटर देना होता है। तो जनरली जो प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट है वो 1 लीटर प्रति प्लांट है। बट दूसरी चीज़ का ध्यान हमें ये रखना पड़ता है कि जो इसमें मॉइस्चर परसेंटेज है वो 50% के आसपास रहनी चाहिए हमेशा। जी। तो मतलब जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मतलब हर दिन आपको 1 लीटर इसको देना पड़ता है। बिल्कुल जी। पर जैसे अगर हम, क्योंकि हमें टेम्परेचर के मॉइस्चर इसका चेक करते रहना पड़ेगा, तो अगर है क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब कितना मॉइस्चर रहना चाहिए आपकी मिट्टी इसमें? मॉइस्चर हमेशा 50 से 60% रहना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर रोज इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट 1 लीटर की है, परंतु उतना अच्छा सनलाइट नहीं है और मॉइस्चर एडजस्ट नहीं हुआ है, तो हमें वो चेक करने पे हम उस दूसरे दिन की इरिगेशन को स्किप कर सकते हैं। जी, मतलब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सिचुएशन पे ऊपर डिपेंड करता है कि यदि मॉइस्चर 50 से 60% है तो हम इरिगेशन ना करें। जी। और जो भी हम इरिगेशन करेंगे उसमें हमेशा फर्टिलाइजर या फर्टिगेशन इन्वॉल्व रहती है। जी। चलिए, एक और सवाल यहाँ पर मैं इंक्लूड करना चाहूँगी अपना। जैसे आप यहाँ पर हमारे पास बैग्स में ही लगा हुआ है, दूसरा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं हमारा बना हुआ है, तो क्या हर एक फार्मर को ये करना जरूरी है, या फिर हम इसको ओपनली भी लगा सकते हैं? ब्लूबेरी को ओपनली भी लगाया जा सकता है उन एरिया में जहाँ पे रेनफॉल उतना प्रेवेलेंट नहीं है। हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हम कांगड़ा वाली रीजन में है और यहाँ पे हायर रेनफॉल होता है। परंतु ऐसे क्षेत्र जहाँ रेनफॉल उतना अधिक नहीं है वहाँ पे हम इसको ओपन कंडीशन में लगा सकते हैं। बट हमें खास ध्यान ये रखना पड़ता है जब ये प्लांट्स फ्रूटिंग में आएंगे तो उसमें कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स या एंटी हेल नेट या शेड नेट का उपयोग करें, ताकि फ्रूट उस टाइम जो है ओले और उतनी अत्यधिक बारिश से डैमेज ना हो। जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये, जैसे हमने वहाँ वाले उसमें देखा, वहाँ पे आपने बेड्स बना रखे थे और उसके ऊपर आपने वो बैग्स रखे हुए थे। जी। तो ऐसा करना क्या जरूरी है? वो इसलिए करते हैं कि प्लांट जो है वाटर लॉगिंग के लिए जो है अडेप्टेबल नहीं है। प्लांट जो है हमेशा ऐसी कंडीशंस में ही ग्रो किया जाता है जहां सॉइल मॉइस्चर 50 से 60% हो। यदि हम अपना बेड रेज्ड करते हैं तो जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो उनके बेड के साइड वाले चैनल्स में चला जाता है और प्लांट की रूट्स को डैमेज नहीं करता है। यदि अत्यधिक मॉइस्चर होगा तो इसमें रूट रॉट की भी एक इशू रहता है। अच्छा जी। तो अगला सवाल मेरा आपसे है, यहाँ पर जैसे हमने ब्लूबेरी का प्लांट लगा दिया है, तो इरिगेशन किस तरह से हम इसमें करेंगे, और फर्टिगेशन मतलब इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है न्यूट्रिएंट्स को लेकर के अगर हम बात करें, और कैसे हम इसको प्रोवाइड करते हैं? जैसे मैम आप देख रहे होंगे कि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जो है ड्रिप लाइन लगी हुई है। जी। तो जनरली जो इरिगेशन है इनमें ये ड्रिपर्स के थ्रू दी जाती है या एरो ड्रिपर्स के थ्रू जो है लेटेस्टली जो नए मॉडल्स हैं उनमें एरो ड्रिपर्स का यूज किया जाता है। तो बेसिकली इन प्लांट्स में एरो ड्रिपर्स या ड्रिपर्स के थ्रू ही इरिगेशन दी जाती है और फर्टिगेशन भी। जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट है, चाहे वो नाइट्रेट फॉर्म में हो या पोटाशिक फॉर्म में या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उनको अलग अलग घोल के हम एक ही वाटर टैंक में डालते हैं और वहीं से सारा सप्लाई जो है
ड्रिप लाइन के थ्रू जो है किया जाता है। जी। रिक्वायरमेंट हर पौधे की, मदर प्लांट की 1 दिन में 1 लीटर वाटर की है, और वाटरिंग के साथ साथ ही हम इसमें फर्टिगेशन भी करते हैं। जी। और जैसे आप देख पा रहे होंगे इन स्ट्रक्चर्स में कि इनमें कुछ फॉगर्स के इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं। जी, होता क्या है, जनरली ब्लूबेरीज को सक्सेसफुली ग्रोन करने के लिए हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से 60% चाहिए होती है। तो जब इन समर्स में टेम्परेचर हीट अप होता है तो हमें बीच बीच में फॉगिंग का यूज करना पड़ता है, ताकि टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमेशा 50 से 60% के आसपास रहे। जी। बाकी जैसे पौधे को न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की, तो इसमें किस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है? एक बार मतलब एक पौधे का पूरी साल का अगर देखा जाए तो किस तरह से इसको थोड़ा सा पूरी साल की मैं अगर खर्चे की बात करूं तो बहुत ही मिनिमम खर्चा जो है न्यूट्रिशन या इनके पेस्ट या इंसेक्ट पे हमें यूज करना पड़ता है। जनरली 100 से 150 रुपए का खर्चा एक पौधे का पूरी साल का आता है। और जो हमारे ये प्लांट्स होते हैं, जब ये वेजिटेटिव ग्रोथ में होते हैं तो इनमें जो नाइट्रोजन का मेनली सोर्स होता है वो अमोनिकल फॉर्म में होता है। तो जब ये फ्रूटिंग स्टेज में होता है तो ये नाइट्रेट फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को लेते हैं। तो नाइट्रेट फॉर्म में होता क्या है कि वो इनकी फ्रूट की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है, और जो पोटासिक फर्टिलाइजर्स हैं वो इसकी सेल वॉल एक्सपेंशन में और फ्रूट साइज में हेल्प करते हैं। जी। तो अगला सवाल मेरा आपसे है, आपने कोई पौधा लगाया हुआ है तो उसकी पत्तियों को खाने के लिए, फ्रूट को खाने के लिए कोई ना कोई इंसेक्ट जरूर होता है। तो ब्लूबेरीज में ऐसे कौन से इंसेक्ट्स और ऐसे कौन से फंगस है जो पत्तों पर लगते हैं या फिर किसान को परेशान कर सकते हैं? तो एक बार इस पर भी थोड़ी सी जैसे मैम आप देख ही रहे होंगे कि हमने यहाँ पे जो है येलो स्टिकी ट्रैप्स लगा रखे हुए हैं। जी। तो जनरली इनमें क्या है, जो हमारे थ्रिप्स हैं वो जनरली हम कंट्रोल करते हैं। जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइयर होती है तो एक थ्रिप्स का अटैक रहता है, जो प्लांट को, जो यहाँ का जो इसका सैप होता है उसको सक करता है और डैमेज करता है। तो जनरली थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हम इंसेक्ट ट्रैप्स का यूज करते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप्स का। और एक और जो चीज जो है जो लीफ को खाती है, वो लीफ ईटिंग कैटरपिलर का एक अटैक रहता है कभी कभी। तो जनरली हम क्या करते हैं, हर 15 दिन के इंटरवल में एक इंसेक्टिसाइडल स्प्रे एज ए प्रिकॉशनरी तौर पे करते हैं, ताकि जो उस डैमेज को भी कंट्रोल किया जा सके। जी। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, आपने बताया जो नेवा प्लांटेशन है काफी अच्छा काम यहाँ पर आप टिश्यू कल्चर के ऊपर कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई फार्मर जुड़ना चाहता है तो आप नेवा क्या ऑफर करता है बाकी फार्मर्स को? थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएं। मैं बताना चाहता हूं कि नेवा ने अभी जो है हमारी एक नई स्कीम लॉन्च की है, वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो है एक फार्मर को मिनिमम 300 से 500 प्लांट्स लगाना पड़ते हैं। उसमें हम उन्हें जो है प्लांट रेट्स में रिवेट करते हैं और हम उन्हें ऑफर करते हैं फ्री कंसल्टेंसी। हम हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे, और जो एक प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट फेज होता है लगाने के टाइम में, यदि उस दौरान कोई भी मोर्टेलिटी आती है तो 5% की मोर्टेलिटी को हम रिप्लेस करेंगे। और उसके अलावा जब वो फ्रूटिंग में आएगी, यदि उन्हें मार्केट में कहीं फ्रूट बेचने में कोई दिक्कत आती है तो नेवा प्लांटेशन उन्हें ऑफर करता है कि वो अपना फ्रूट जो है हमें दे सकते हैं। हम उनको बाय बैक का ऑप्शन भी दे रहे हैं। तो नेवा जो है फार्मर को हमेशा कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। जो भी टेक्निकल नॉलेज है, हम उनका एक ग्रुप बनाते हैं, वो उस ग्रुप में अपनी कोई भी क्वेरीज पुट कर सकते हैं और हम उनका काउंटर रिप्लाई वहीं पे करते हैं। जी। जी, तो आप बिल्कुल नेवा प्लांटेशन के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप ये सारी सुविधाएं लेना चाहते हैं नेवा प्लांटेशन की और ब्लूबेरी पर आप काम करना चाहते हैं तो सर का एक फेसबुक पेज भी है नेवा प्लांटेशन के नाम से, वहां पर आप जाकर के इनसे जानकारी और सीख सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपके साथ स्क्रीन पर शेयर हो ही रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जो है कॉल पे बात कर सकते हैं, ये आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो ज्ञानवर्धक रही होगी। जरूर आपने कुछ इस वीडियो से नया सीखा होगा। तो आप, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप जो है विजिट इनके पेज पर एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।